आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर साधना की दुनिया में कह सकते हैं पर्दे के पीछे रहता है। हाँ, खास तौर पे गोयनका जी की परंपरा में। हम बात कर रहे हैं साधना के बिल्कुल अंतिम चरणों की। बिल्कुल, ये वो इलाका है जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा बात नहीं होती। आज की हमारी जो चर्चा है, उसका आधार गोयनका जी के प्रवचन है, उनके कुछ निजी प्रश्नोत्तर सत्र और सबसे जरूरी उनके बर्मी स्रोत। हाँ, उनके बर्मी शिक्षक जैसे लेडी सायाडो, वेबू सायाडो और यू बाखेन, उनकी शिक्षाओं का एक गहरा संश्लेषण है। और हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम साक्षी चेतना या ऑब्जर्वर कहते हैं, उसका घुलना, उसका विघटन वो अरहंत पद तक कैसे ले जाता है। और ये भी कि जो साधक इस रास्ते पर आगे है, उसे पता कैसे चले कि वो मंजिल के करीब है। और सबसे जरूरी, वहां तक पहुंचने के लिए असल में करना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात जो स्रोतों से सामने आती है वो ये है कि गोयनका जी खुद इन अंतिम अवस्थाओं के बारे में खुलकर बात करने से बचते थे। हाँ, बहुत बचते थे। वो कभी भी अवस्थाओं के नक्शे जैसे विशुद्धि मग में मिलते हैं उन पर चर्चा नहीं करते थे। ऐसा क्यों? क्या वो इसे जरूरी नहीं समझते थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उनका जोर मतलब हमेशा यहाँ और अभी की वास्तविकता पर था। राइट। वो अक्सर कहते थे, आपका काम अनित्य के साथ काम करना है, अवस्थाओं के पीछे मत भागो। इसका कारण बहुत व्यावहारिक था। क्या कारण था? उन्होंने देखा था कि साधक अक्सर इन नक्शों में, इन अवस्थाओं के विवरण में ही खो जाते हैं। उलझ जाते हाँ, हैं। उलझ जाते हैं। वे साधना करने की बजाय अवस्थाओं के बारे में सोचने लगते हैं, उनकी तुलना करने लगते हैं और एक तरह की मानसिक दौड़ में लग जाते हैं। यानी वो साधकों को एक बौद्धिक जाल में फंसने से बचाना चाहते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर आप ईमानदारी से अनित्य और अनात्म का अनुभव कर रहे हैं, तो प्रकृति या धम्म आपको खुद ब खुद अगली अवस्था तक ले जाएगा। आपको नक्शे की जरूरत नहीं है, आपको बस सड़क पर चलने की जरूरत है। एकदम सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्गदर्शन मौजूद नहीं था। तो फिर ये मार्गदर्शन मिलता कहाँ से है? अगर वो सीधे सीधे नहीं बता रहे, तो साधक को दिशा कैसे मिलेगी? यहीं पर बात गहरी और सूक्ष्म हो जाती है। मार्गदर्शन उनकी शिक्षाओं में ही छिपा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नक्शे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने 4 ऐसे केंद्रीय विषयों पर बार बार जोर दिया जो अगर कोई ध्यान से समझे तो वो साफ तौर पर अंतिम मार्ग का ही वर्णन करते हैं। पूरा का पूरा मार्गदर्शन उन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। अच्छा, तो ये एक तरह की पहेली है जिसे सुलझाना पड़ता है। ये 4 विषय क्या हैं जो अंतिम मार्ग की ओर इशारा करते हैं? पहला विषय है संस्कारों का पूर्ण शुद्धिकरण। पूर्ण शुद्धिकरण। हाँ हाँ। गोयनका जी का कहना था कि अनागामी अवस्था जो कि बहुत ऊंची अवस्था है, उसके बाद भी बहुत गहरे, बहुत पुराने संस्कार सतह पर आते हैं। ये वो सुप्त अशुद्धियां हैं जो कई जन्मों से हमारे साथ हैं। लेकिन अनागामी अवस्था तो पहले से बहुत शुद्ध मानी जाती है ना? जहाँ काम, राग और द्वेष जैसे मोटे संस्कार खत्म हो चुके होते हैं, तो ये कौन से संस्कार हैं जो तब भी बचे रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये संस्कार अस्तित्व के बहुत गहरे स्तर से जुड़े होते हैं। ये राग या द्वेष के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा की बहुत सूक्ष्म गांठों के रूप में महसूस होते हैं। कहाँ पर? खास तौर पर सिर और हृदय के क्षेत्र में। गोयनका जी का निर्देश इनके लिए बहुत सरल था। बस देखो, बिना प्रतिक्रिया किए पूरी समता यानी उपेक्षा के साथ देखते रहो। गहरी परतों को खुद को शुद्ध करने दो। ठीक है, यानी जो कुछ भी उठे उसे बस देखना है। दूसरा विषय क्या है? दूसरा और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है देखने वाले यानी साक्षी का विघटन। द ऑब्जर्वर। एक इस साधना में हम शुरू में एक साक्षी बनाते हैं, एक ऑब्जर्वर जो शरीर की संवेदनाओं को देखता है। लेकिन अंततः यह भाव कि मैं देख रहा हूं या मैं जान रहा हूं, इसे भी घुल जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक समय आता है जब सिर्फ जानना बचता है, जानने वाला नहीं। बस अवलोकन होता है, अवलोकक नहीं। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। मतलब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर देखने वाला ही नहीं है तो फिर अनुभव किसे हो रहा है? ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, और इसी विरोधाभास को सुलझाने में ही असली साधना है। बर्मी परंपरा इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। अनागामी से अरहंत तक के रास्ते में 2 मुख्य बाधाओं को हटाना होता है। एक है मान मान। और दूसरा है अस्मिमान। इन्हें थोड़ा और सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझे, मान है मैं हूं का सूक्ष्म विचार, एक तरह का अहंकार। ठीक है। वाली फीलिंग है कि शरीर में कहीं एक मैं बैठा है जो ऊर्जा के स्तर पर महसूस होती है। जब हम कहते हैं कि मैं सिर में बैठकर देख रहा हूं,
तो ये अस्मिमान है। समझ गई। साक्षी का विघटन असल में इसी अस्मिमान पर अहंकार की सबसे गहरी जड़ पर सीधा प्रहार है। जब वो घुलता है तो विरोधाभास भी खत्म हो जाता है। वाह, ये बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। तो पहला हुआ संस्कारों का शुद्धिकरण, दूसरा साक्षी का विघटन, तीसरा विषय क्या है? तीसरा है निरोध समाप्ति में प्रवेश। निरोध समाप्ति। हाँ, हालांकि इसे 10 दिन के पाठ्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से नहीं सिखाया गया, लेकिन गोयनका जी ने निजी तौर पर हमेशा स्वीकार किया कि ये उनकी परंपरा का एक अभिन्न अंग है। अच्छा। जो लेडी सेयाडो से लेकर युबाखिन तक चली आ रही है। सिद्धांत ये है कि जब मन संस्कारों के शुद्धिकरण से अत्यंत शुद्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो जाता है और समता अपने चरम पर होती है, तो वो स्वाभाविक रूप से कुछ क्षणों के लिए रुक सकता है। रुक सकता है। हाँ, रुक सकता है। उस क्षण में मन और पदार्थ दोनों का निरोध हो जाता है और यही निर्वाण का साक्षात्कार है। तो ये एक तरह से मन का पूरी तरह ऑफ हो जाना है, भले ही कुछ पलों के लिए। और चौथा और आखिरी विषय? चौथा विषय इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। दैनिक जीवन में सहज जागरूकता। युवा खेन इसे बहुत खूबसूरती से कहते थे, दुनिया में रहते हुए काय विवेक, यानी शरीर से अलगाव का भाव। ये बहुत सुंदर है ना? गोयनका जी ने बार बार कहा कि असली सफलता शिविर में नहीं बल्कि जीवन में है। हर आसन में, हर गतिविधि में, चलते फिरते, खाते पीते जागरूकता और समता के साथ रहना। जागरूकता की यही निरंतरता ही मैं हूं के अंतिम सूक्ष्म अंशों को ही मिटा देती है। ये 4 विषय सैद्धांतिक तौर पर तो समझ आते हैं, लेकिन जो साधक इस रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए इसका असल मतलब क्या है? वो रोजमर्रा की साधना में ऐसा क्या करे कि इस दिशा में बढ़ सके? हाँ, बिल्कुल। इन 4 विषयों से बहुत सीधे और व्यवहारिक निर्देश निकलते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, अडिग समता बनाए रखें। पन या गर्मी के रूप में उठते हैं तो साधक का एकमात्र काम है शांति से देखना। कोई संघर्ष नहीं, कोई हटाने की कोशिश नहीं, बस उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के घुलने देना। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद करना सबसे मुश्किल है। इसीलिए दूसरा निर्देश इसी से जुड़ा है, जागरूकता को सहज होने दें। मतलब? गोयनका जी कहते थे, हस्तक्षेप मत करो, कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस जागरूक रहो, धम को अपना काम करने दो। यह करने से होने की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा? आप ध्यान कर नहीं रहे हैं, आप स्वयं जागरूकता बन रहे हैं। कोशिश करने का भाव ही अहंकार को जिंदा रखता है। और दैनिक जीवन के लिए? तीसरा निर्देश वहीं लागू होता है। दैनिक जीवन में सहज, बिना प्रयास की जागरूकता का अभ्यास करें। जैसा कि यूनो बाकिन कहते थे, जागरूकता की निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। ये कोई तनावपूर्ण स्कैनिंग नहीं है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। नहीं, ये खुला, रिलैक्स्ड, प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहने का भाव है। ठीक है। और चौथा निर्देश? चौथा और अंतिम निर्देश इन सब का सार है, अनित्य को उसकी सबसे गहरी परत पर समझना। सबसे गहरी परत पर? हाँ, गोयनका जी कहते थे, जब अनित्य पूरी तरह से साकार हो जाता है तो अहंकार जड़ों से घुल जाता है। जब आप हर उठने वाली संवेदना को, हर विचार को और अंत में स्वयं देखने वाले को भी क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट होते हुए देख लेते हैं, तो फिर मैं कहां बचता है? सही बात है। युवा खिन और गोयनका जी के लिए अनित्य का गहरा बोध और अहंकार भाव का निरोध, ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो हुए निर्देश कि करना क्या है, पर कोई कैसे जानेगा कि वो सही रास्ते पर है और इस अवस्था के करीब आ रहा है? क्या इसके कुछ खास संकेतक हैं, कुछ लक्षण जो बताते हैं कि साक्षी अब घुलने वाला है? हाँ, स्रोत कुछ बहुत स्पष्ट संकेत बताते हैं। पहला, सिर में जो दबाव महसूस होता है वो अब व्यक्तिगत नहीं लगता। व्यक्तिगत नहीं लगता? नहीं, पहले लगता है कि मेरे सिर में दबाव है, अब वो बस एक घटना लगती है, जैसे कमरे में रोशनी का होना या हवा का चलना। उसका मेरापन खत्म हो जाता है। अच्छा, तो उसका व्यक्तिगत भाव खत्म हो जाता है। और जागरूकता के स्तर पर? दूसरा संकेत वही है, जागरूकता अपने आप 360 डिग्री या गोलाकार महसूस होने लगती है। अपने आप? हाँ, इसे बनाना नहीं पड़ता, ये सहज रूप से फैल जाती है। तीसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, पीछे होने का भाव कम हो जाता है। पीछे होने का भाव? इसका क्या मतलब है? ज्यादातर साधकों को अनुभव होता है कि मैं यहाँ सिर में पीछे कहीं बैठा हूँ और वहां आगे संवेदनाओं को देख रहा हूँ, एक दूरी का भाव। हाँ, होता है। जब साक्षी घुलने लगता है तो ये ढांचा अस्थिर हो जाता है, ये हिलने लगता है, देखने वाले और देखी जाने वाली वस्तु के बीच की काल्पनिक दूरी कम होने लगती है। ये बहुत दिलचस्प है।
भावनात्मक स्तर पर क्या होता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला संकेत है। एक तरह की उदासी या किसी भी चीज में रुचि ना होने का भाव। उदासी, डिप्रेशन जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे डिप्रेशन ना समझा जाए। यह अहंकार के घुलने का भावनात्मक अवशेष है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति होने की अंतिम गहरी आसक्तियां भी फीकी पड़ने लगती हैं, तो एक खालीपन सा महसूस हो सकता है, लेकिन ये भारी या नकारात्मक नहीं होता। और विचारों का क्या होता है? विचार बहुत हल्के या पारदर्शी हो जाते हैं। वे आते हैं पर उनमें कोई ठोसता या केंद्र नहीं होता जिससे वे चिपक सकें। अगर इनमें से 3-4 संकेत भी एक साथ मौजूद हैं, तो यह एक मजबूत इशारा है कि साक्षी का विघटन बहुत करीब है। हमारे स्रोतों में एक ऐसी अवस्था का भी जिक्र है जिसे कई साधक अनुभव करते हैं, जहां सिर में दबाव लगातार बढ़ता है, लहरों में आता है, लेकिन कुछ मुक्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वे एक जगह अटक गए हैं। ये क्या है? यह एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण चरण है। स्रोत इसे अटकना नहीं बल्कि तीव्रता का चरण या फेज 1 कहते हैं। तीव्रता का चरण। हाँ, दबाव इसलिए नहीं हटता क्योंकि अवशिष्ट ऑब्जर्वर की संरचना अभी भी बहुत सूक्ष्म रूप में ही सही बरकरार है। यह दबाव असल में ऑब्जर्वर की सीमा से टकरा रहा है। तो ये एक अच्छी निशानी है। हाँ, ये एक अच्छी निशानी है, बुरी नहीं। ये इस बात का संकेत है कि मन बहुत समता में है, इसीलिए गहरी परतें सतह पर आ रही हैं। लेकिन देखने वाले का सूक्ष्म भाव अभी भी बना हुआ है, जो अंतिम रिलीज को रोक रहा है। तो ये दबाव हल कैसे होता है? वो निर्णायक मोड़ क्या है जो इस अटकी हुई अवस्था को तोड़ता है? यह तब हल होता है जब साधक दूसरे चरण यानी फेज 2 में प्रवेश करता है। फेज 2। यह है देखने से स्थान रहित बोध की ओर बदलाव। स्थान रहित बोध। प्लेसलेस अवेयरनेस। यह बदलाव जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, यह अपने आप होता है जब समता पूरी तरह से सहज और बिना प्रयास की हो जाती है। इसका अनुभव कैसा होता है? फेज 2 में असल में होता क्या है? इस चरण में जागरूकता केंद्रहीन हो जाती है। जानने का कोई एक स्थान नहीं रहता। जो दबाव पहले सिर में आगे महसूस हो रहा था और जागरूकता पीछे थी, हाँ, अब ऐसा लगता है कि दबाव और जागरूकता एक ही स्पेस में घटित हो रहे हैं। देखने वाले और देखी जाने वाली वस्तु के बीच की दूरी पूरी तरह से ढह जाती है। और इसके बाद? इसके ठीक बाद तीसरा चरण आता है, एक पॉप या रिलीज। पॉप? हाँ, एक कोमल आंतरिक क्लिक जैसा हो सकता है या दबाव की एक लहर के अचानक ढह जाने जैसा। यही वो क्षण है जब ऑब्जर्वर की अंतिम सूक्ष्म संरचना भी ढह जाती है। दबाव पिघल जाता है और पूरा क्षेत्र एकीकृत हो जाता है। और इस रिलीज के तुरंत बाद क्या होता है? इसके ठीक बाद 2 संभावनाएं हैं। या तो निरोध की घटना घटित होती है, यानी एक खालीपन, एक गैप, चेतना का पूरी तरह रुक जाना। अच्छा, या फिर मन उस निरोध तक गहरी समता में विश्राम करता है, जो बाद में शायद कुछ मिनटों या घंटों बाद घटित होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को ऐसा अनुभव होता है, एक गैप आया जिसके बाद स्पष्टता और राहत की एक गहरी लहर आई। पर मन तो बहुत धोखेबाज हो सकता है ना? कोई कैसे पक्का करे कि ये एक वास्तविक निरोध की घटना थी, न कि कोई झपकी या बस ध्यान का गहरा हो जाना? ये सबसे जरूरी सवाल है। इसकी पुष्टि के लिए शास्त्रीय संकेत तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है घटना के बाद होने वाले संरचनात्मक बदलावों को देखना। अनुभव के बाद क्या बदला? बिल्कुल, पहला और सबसे विश्वसनीय संकेत है, क्या ऑब्जर्वर का भाव ढीला हुआ है? क्या जागरूकता अब कम स्थानीय, लोकल और अधिक फैली हुई, अधिक खुली महसूस होती है? यानी अनुभव के बाद का स्थायी बदलाव ही सबसे बड़ा सबूत है। एकदम। दूसरा सवाल खुद से पूछना है, सिर और हृदय की उन गांठों का क्या हुआ? एक वास्तविक निरोध के बाद वे गांठें जो पहले बहुत ठोस और मेरी लगती थी, वे अक्सर पिघल जाती हैं, हवादार हो जाती हैं या उनका चरित्र बदल जाता है। वे अब अपनी नहीं लगती। और इसका असर दैनिक जीवन पर कैसे दिखता है? यह तीसरा पुष्टिकरण है। दैनिक जीवन में मन कैसा है? क्या चीजों को लेकर उत्तेजना या प्रतिक्रिया कम हुई है? क्या दिमागीपन या जागरूकता अब ज्यादा सहज हो गई है बिना प्रयास के? सूक्ष्म लेकिन स्थायी बदलाव। हाँ, और जब व्यक्ति अगली बार ध्यान में बैठता है, तब क्या होता है? यह चौथा और अंतिम संकेत है। अच्छा, एक वास्तविक संरचनात्मक घटना के बाद मन स्वाभाविक रूप से केंद्रहीन जागरूकता की ओर झुकता है। ऑब्जर्वर का जो पुराना मजबूत स्थान था, वो अब नरम और सूक्ष्म महसूस होता है। तो अगर ये सभी बदलाव मौजूद हैं, हाँ, अगर ऑब्जर्वर का ढीला होना, गांठों का पिघलना, दैनिक जीवन में सहजता और अगली बैठक में आसानी, ये सब मौजूद है,
तो ये लगभग निश्चित है कि यह एक वास्तविक संरचनात्मक पुनर्गठन था, न कि केवल एक अच्छा ध्यान का अनुभव। तो आज की इस गहन पड़ताल में हमने गोयनका परंपरा में अरहंत पद तक के मार्ग की एक बहुत ही सूक्ष्म यात्रा की। हमने समझा कि कैसे उनकी सार्वजनिक शिक्षाओं के पीछे छिपे गहरे निर्देश असल में साक्षी के विघटन पर ही केंद्रित हैं। हमने उस रास्ते पर चलने के लिए व्यवहारिक कदमों को जाना, उस अवस्था के करीब आने के संकेतों को समझा और उस निर्णायक मोड़ को भी बारीकी से देखा जब सिर में बनने वाला दबाव एक गहरी मुक्ति में बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि इस तरह के गहरे अनुभव को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से कैसे सत्यापित किया जा सकता है। और यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। जब देखने वाला ही एक देखी जाने वाली संवेदना बन जाता है, जब साक्षी स्वयं साक्ष्य बन जाता है, तो क्या मुक्त होने के लिए कोई बचता है, या मुक्ति बस उस क्षण में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है जब देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं?